इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति भाग 9, जिसमें हम स्टालिनवाद और सामूहिकरण के बारे में पढ़ेंगे। स्टालिनवाद और सामूहिकरण। सामूहिकरण समूह के लिए हो जाता है स्टालिनवाद। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था, क्योंकि खेती का तबाही तो बहुत ज्यादा हो रहा था उस समय, लड़ाई के समय, और होता भी है। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था, मतलब अकाल पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, मतलब एक रेट तय कर दिया कि इतना में बेचना है, इतना ही में खरीदना है। उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता, मतलब ये आदेश था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज देने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हम ना बेचेंगे, तुमको जो करना है कर लो, हम नहीं बेचेंगे, जला देंगे लेकिन बेचेंगे नहीं। लेनिन के बाद पार्टी का कमान संभाल रहे स्टालिन ऊपर पढ़ना, स्टालिनवाद मतलब स्टालिन लेनिन के बाद जो सत्ता संभाला, पार्टी का कमान संभाला, उसका नाम था स्टालिन। उसी के विचार के आगे सब चीज चला, इसीलिए वाद लगा, तो स्टालिनवाद चालू हो गया। तो स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान जितने भी हैं, व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। जितने भी अमीर किसान और व्यापारी हैं, उन्हें ये उम्मीद है कि अनाज का दाम बढ़ेगा, इसलिए वो नहीं बेच रहे थे। स्थिति पर काबू पाने के लिए, जितने भी स्थिति जो भी हो रहा था उस पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। जितने भी सट्टाबाजी जुआ हुआ था उसको बंद कर दिया गया। देखो, देश को सुधारना है तो जुआ बंद कर दो, दारू का अड्डा बंद कर दो, काम खत्म। व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना शुरू था, सारे अनाज को जब्त करना चालू कर दिया गया था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादन इलाकों के दौरा किया, कहाँ कहाँ अनाज होता है। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। किसानों से जबरदस्ती खरीदे और जितने भी अमीर थे उनके ठिकानों पर छापा मारा। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जितने भी संपन्न किसान थे वो कुलक के नाम से जाने जाते थे, तो उनके पर छापा मारना चालू हो गया। जब इसके बाद भी अनाज की कीमत बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया कि खेतों का सामूहिकरण किया जाएगा। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। जितना भी जमीन था वो किसानों को सौंप दिया गया था। फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था, मतलब जिससे इतना अनाज नहीं उपजाया जा सकता कि लोगों को भी अनाज दिया जा सके, इतना, ठीक है। क्योंकि जितना छोटा खेत रहेगा उतना ही अनाज कम होने वाला है। आधुनिक खेत विकसित करने के लिए उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, मतलब कुलकों को खत्म करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। मतलब अमीरों से लो, बड़े किसानों से ले लो, छोटे किसानों से छीन लो और राज्य के नियंत्रण में एक बड़ा सा जमीन बनवाओ, जिसको विशालकाय खेती बोलते हैं। फैक्ट्री के जैसे वहां पर एकदम से अनाज को मतलब अनाज को बोया जाएगा और काटा जाएगा, चाहे जो भी फल को उगाया जाए, जो भी फल सब्जी हो गया, अनाज हो गया, राशन का जितना भी सामान हो गया, वो सब वहां पे एक फैक्ट्री के जैसे उगाया जाएगा। मतलब ट्रैक्टर से, मशीनरी से, जितने भी मशीन आ गए,
आज भी पंजाब में बड़े बड़े खेत है जहाँ पर गेहूं काटने के लिए इंसान थोड़े काटते हैं, मशीन से काटा जाता है, क्योंकि इंसान का बस का वो बात नहीं है। सब कनाडा का टेक्निक है, तो कनाडा का टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी के बाद स्टालिन थे, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती, जिसको बोलते थे कोलखोज, सामूहिक खेतों कोलखोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया कि आपको यहाँ पर काम करना ही है। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिया गया। सामूहिक खेत मतलब सब लोगों के खेत के रूप में, मतलब एक ही खेत रहेगा राज्य के अंदर, लेकिन काम पूरे स्थानीय लोग करेंगे वहां पे। तो ऐसे कामों को सौंप दिया गया, आदेश भी दिया गया कि आपको काम करना है। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था, और जितना भी मुनाफा होता था सबके बीच में बांट दिया जाता था पेमेंट के रूप में, मेहनत क्या बोलते हैं उसको, मेहनताना के रूप में। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे, जानवर को मारने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई, मतलब बहुत ज्यादा जानवरों को मार दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई, और जितने भी विरोध कर रहे थे उनको बहुत ज्यादा सख्त सजा दिया गया था। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। निर्वासन मतलब जेल, और नहीं तो देश निकाला उनको दे दिया गया, नहीं तो मार दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं, तो मेरा ये ऐसा हाल क्यों? वे बस विभिन्न कारणों से, ये मैं बता दूं क्या, बताता हूं। विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, मतलब स्वतंत्र व्यवस्था भी वहां पर जारी रहने दी। लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी, लेकिन वहां पर ऐसे किसानों को, छोटे बड़े किसानों को कोई मदद नहीं दी जाती थी, जिसको बोलते थे खास मदद, कुछ नहीं। ये देख लो, 1933 में सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ, ये कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दो। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, मतलब ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ था, बल्कि 1930 से 33 के मतलब खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। मतलब इतना बड़ा अकाल पड़ा 1930 से 1933 के बीच में सोवियत संघ में कि 40 लाख से ज्यादा लोग मर गए, खत्म। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। मतलब उनके जो सामूहिकरण व्यवस्था थी उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणियां होने लगी, कमेंट होने लगे और बहुत बुराइयां होने लगी सरकार की। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर, जितने भी आलोचक थे वहां पे, उन पर समाजवाद के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेल में या श्रम शिविर में भेज दिया गया। जेल में, नहीं तो जहां पर लेबर के लिए घर बनाया गया था मजदूरों के लिए, तो वैसे शिविर में उनको भेज दिया गया था। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन
उनकी सुनने वाला कोई नहीं था वहां पे। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिया गया कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। मतलब ये ठप्पा लगवा लिया जाता था, अंगूठा का छाप चाहे सिग्नेचर, कि तुमने समाजवाद के विरुद्ध साजिश की है इसलिए तुम्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावना पेशेवर लोग थे, मतलब इसमें से बहुत ज्यादा कुछ लोग पेशेवर लोग थे, मतलब बड़े पोस्ट पे लोग जो होते हैं ना, बहुत उच्च स्तर पे, तो वैसे भी लोग थे जिनको मार दिया गया था। ये एक ऐसे किसानों द्वारा लिखा गया पत्र है जो सामूहिक खेती में काम नहीं करना चाहता। उसने क्रिस्तियानस्काय गैजेट कृषि समाचार पत्र को यह खत लिखा था। मतलब कृषि जो न्यूज़पेपर जो छापते थे उनके पास ये खत लिखा था। मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ, मतलब मैं खेती करने लायक, मतलब मैं खेती करता ही हूँ, मैं वही इंसान हूँ, खेतीहर हूँ, एक किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ था। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 की है। मेरा बेटा 16 साल का और 2 बेटियां 19 साल की हैं। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है। 1932 से मेरे ऊपर इतनी भारी कर थोप दिया गया है कि उन्हें चुकाना असंभव है। 1935 में तो स्थानीय अफसरों ने कर और भी बढ़ा दिया। मैंने इतना कर नहीं चुका पाया और मेरी सारी संपत्ति कर्क कर ली गई, मतलब उनको छीन ली गई। मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजार, फर्नीचर और घर की मरम्मत के लिए रखी लकड़ियां सब कुछ कर्क करके बेच डाला, मतलब छीनकर बेच डाला। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी। कुलखोज ने ही उन्हें खरीद लिया। 1937 में मेरे दोनों झोपड़ियों में से भी एक झोपड़ी बेच दी गई और दूसरी को जब्त कर लिया गया। तो ये समाचार पत्र उसने लिखा था। और देख लो, समूहीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का सरकारी विवरण। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किए हैं। यह स्थिति समूहीकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू नहीं किया जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का परिणाम है। बहुत थोड़े से समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियां आपस के इलाकों में भी फैल गई हैं। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में हुआ है। विद्रोही किसानों का ज्यादा जोर इस बात पर है कि समूहीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिया जाए। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 656 को मृत्यु दंड दिया गया है। 3,673 को श्रम शिविर में भेज दिया गया है और 5,580 को देश निकाला दे दिया गया है। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख AKAM कार्लसन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को भेजी गई रिपोर्ट 19 मार्च 2030। ये जो सरकारी रिपोर्ट चाहे किसी की ऐलान होती है उसको इसी तरह बोलते हैं, धीरे धीरे, एक साथ में नहीं बोला जाता है। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, ये हम पढ़ेंगे अगले भाग में, भाग नंबर 9 में। 9 तो अभी पढ़ रहे हैं ना, 10 में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो बोरिंग सा लगने लगेगा, नींद आने लगेगा। और बताओ,
ऊपर के जितने भी टॉपिक थे क्या समझने लायक हैं, क्या समझने लायक है कि नहीं है। जैसे मैं सामाजिक परिवर्तन का युग हो गया, परिचय हो गया, परिवर्तन हो गया, यूरोप में समाजवाद का उदय, शहरीकरण किस तरह हुआ, ग्रामीणकरण किस तरह किया गया, शहरों में खेती बाड़ी कैसे छीन लिया गया, गांवों में खेती कैसे छीन ली गई, ये सब जानना जरूरी होता है। अगले भाग में हम रूसी क्रांति और सोवियत संघ का विकास पढ़ेंगे। कुछ भी आपको दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।